सब्जियां तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन अगर रोज रोज सबको यही खिलाऊंगी तो बेचारे सब बोर भी हो जाएंगे। चलो आज मंडी से कुछ नई सब्जियां ले आती हूँ। वो शॉल ओढ़कर मंडी की तरफ निकल जाती है। मंडी में सुबह की चहल पहल शुरू हो जाती है। चारों तरफ सब्जियों के ढेर और लोग मोल भाव कर रहे होते हैं। राधिका रुक रुक कर सब्जियां चुनती है। मटर, गाजर, फूल गोभी, सेम और कुछ हरी सब्जियां। वो अच्छे से मोल भाव करती है और ताज़ी सब्जियां ले लेती है। उसी मंडी में वही औरतें भी मौजूद होती हैं जिनसे शिल्पा ने राधिका की बुराई की थी। एक पड़ोसन राधिका को देखकर पूछ लेती है, अरे बहू, ये सब सब्जियां किसके लिए ले जा रही हो? वो आंटी जी, मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है। उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने हरी भरी सब्जियां खाने को कहा है। अच्छा अच्छा, सही है। राधिका वहां से आगे बढ़ जाती है। उसके जाते ही औरतें आपस में फुसफुसाने लगती हैं। देखो दिखावे के लिए क्या क्या करती है। सारा काम तो जेठानी पर डाल दिया और अब बाहर दुनिया को दिखाने सब्जी लेने आ गई। राधिका ये बातें सुन लेती है। वो अचानक रुक जाती है। चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। ये लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं। आजकल दिखावे का ही जमाना है। जो जितना दिखावा करता है वही सबसे अच्छी जिंदगी जीता है। सारा काम जेठानी पर डाल दिया और बाहर ऐसे दिखा रही है जैसे सब कुछ यही करती हो। राधिका को एक पल के लिए लगता है कि शायद ये बातें किसी और के बारे में हो रही हैं। वो गहरी सांस लेती है। छोड़ो, सच तो सच ही रहेगा। वो बिना पलटे सब्जियों की थैली कसकर पकड़ते हुए सीधे घर की तरफ चल देती है। ठंड से लाल पड़े हाथों को वो पहले सेकती है, फिर बिना देर किए रसोई में लग जाती है। मंडी से लाई हुई ताजी सब्जियों में से वो घिया निकालती है। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाता है। सब लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही शकुंतला देवी पहला टुकड़ा खाती हैं, उनका चेहरा खिल उठता है। बेटा, ये क्या इतना स्वादिष्ट बनाया है तुमने, क्या बताऊं। इस घी को खाकर तो मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। मुझे घिया कभी अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन वो ऐसे बनाती थी कि खाते ही पता ही नहीं चलता था। राधिका हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लेती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं तो आपके लिए कभी भी घिया बना दूंगी जब भी आप कहोगे। शकुंतला देवी की आंखों में नमी आ जाती है। एक दिन की शाम राधिका गैस पर चाय बना रही होती है कि तभी शकुंतला देवी रसोई में आती है। बेटा, तेरे पापा का आज बहुत मन कर रहा है सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बना दूंगी। अभी चाय बना रही हूँ, फिर बाजार जाकर मक्के का आटा ले आऊंगी। सरसों का साग तो हमारे गार्डन में है, बस आटा नहीं है। ठीक है बेटा, फटाफट बना देना। ज्यादा देर हो जाती है तो उनका शुगर बढ़ जाता है। राधिका सबको चाय पकड़ाती है, फिर गैस पर कुकर चढ़ाकर सरसों का साग डाल देती है। मैं बस बाजार से आटा ले आती हूँ, इतने में साग हो जाएगा 3-4 सीटी में, फिर आकर इसे देख लूंगी। इतना कहकर वो शॉल ओढ़ती है और बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही शिल्पा रसोई में आती है। आंखों में जलन साफ दिखती है। हर काम यही करेगी और तारीफें भी यही बटोरेगी। वो इधर उधर देखती है और धीरे से गैस के पास जाती है और साग की गैस बंद कर देती है। अब देखती हूँ कैसे बनता है साग। राधिका बाजार पहुंच जाती है। वो दुकान से मक्के का आटा लेती है और फिर सोचती है। घर में सब्जियां भी खत्म हो रही हैं। वो 1-2 ताजी सब्जियां और खरीद लेती है। थैली संभालते हुए चेहरे पर संतोष और जल्दी घर पहुंचने की चिंता होती है। कुछ देर बाद राधिका बाजार से घर लौट आती है। वो जल्दी जल्दी रसोई में जाती है और जैसे ही कुकर की तरफ देखती है, थोड़ी हैरान रह जाती है क्योंकि गैस बंद होती है। मैं तो गैस जला कर ही गई थी। उसी समय शकुंतला देवी रसोई में आ जाती है। बेटा, आ गई तू आटा लेकर, अब फटाफट खाना दे दे, तेरे पापा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी, मैं तो साग गैस पर रख कर गई थी, पर अब गैस बंद है, अब थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, जल्दी बना दे। राधिका दोबारा गैस जलाती है, साग को चलाती है। उसके मन में सवाल उठते हैं। मैं जब बाजार जा रही थी तो गैस बिल्कुल याद से जलाई थी, पता नहीं क्या हुआ। तभी बाहर आंगन में बैठी शिल्पा ऊंची आवाज में बोलने लगती है ताकि सास ससुर के कानों तक बात पहुंचे। मम्मी जी, ये तो ठंड के मजे ले रही है। ठंड से बचने के लिए सोचा होगा कि गैस पर रखकर चली जाऊं और आप ही साग बना दोगी, इसीलिए गैस शायद चलाकर ही नहीं गई होगी। शकुंतला देवी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो तुरंत गुस्से में शिल्पा की तरफ देखती है। तू चुप ही रहे, खुद तो काम करती नहीं और अगर दूसरा कोई मेहनत करे तो उसके काम में नाक निकालती है। शिल्पा एकदम चुप हो जाती है। उसकी बोलती बंद हो जाती है। चेहरा उतर जाता है और होठ सिकुड़ जाते हैं। मेरी किसी भी बात पर इनको विश्वास ही नहीं है। अगले दिन रसोई में राधिका बड़े मन से खाना बना रही होती है। एक तरफ गैस पर सब्जी चढ़ी होती है, दूसरी तरफ वो आटे से रोटियां बेल रही होती है। उसी वक्त शिल्पा रसोई में आती है।
अरे राधिका, तुम्हें मम्मी जी बुला रही हैं। ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ। आप जरा मेरी सब्जी देख लेना, कहीं जल ना जाए। ये कहते ही राधिका रसोई से बाहर चली जाती है। शिल्पा के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ जाती है। वो इधर उधर देखती है, फिर जल्दी से सब्जी के बर्तन में जानबूझकर बहुत तेज नमक डाल देती है। चम्मच से एक बार चलाती है और ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ही देर बाद राधिका वापस रसोई में जाती है। वो प्लेटें लगाने लगती है। दीदी ने सब्जी देख ही ली होगी। वो पूरे घर में खाना परोस देती है। सब लोग बैठकर खाने लगते हैं। पहला टुकड़ा मुंह में जाते ही अरे ये क्या है भाई? खाने में नमक बहुत ज्यादा तेज होता है। सब लोग चौंक जाते हैं। तभी शिल्पा मौका देखकर बोल पड़ती है। मम्मी जी देख लिया, आप लोग इसकी इतनी तारीफ करते हो ना, इसीलिए ये सर पर चढ़ गई है। देखो कैसा खाना बनाया है इसने। इसने जानबूझकर नमक तेज किया है ताकि पापा जी की तबीयत खराब हो जाए। इसे पता है ना कि उन्हें शुगर की बीमारी है। राधिका जैसे जमीन में गड़ जाती है। उसकी आंखों से आंसू भर जाते हैं। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रसोई मेरे लिए मंदिर जैसी है और मंदिर में झूठ नहीं चलता। राधिका रोती हुई थाली वहीं छोड़कर चुपचाप वहां से चली जाती है। एक दिन दोपहर के समय रसोई में शिल्पा अकेली काम कर रही थी। आज पहली बार वो खुद सब्जी बनाने की कोशिश कर रही होती है। कढ़ाई में तेल डालकर वो गैस जलाती है और बीच में किसी और काम में लग जाती है। अचानक उसका हाथ कढ़ाई से टकरा जाता है। गरम तेल उछलकर सीधे उसके हाथ पर गिरता है। मेरा हाथ। घर में उस समय सिर्फ राधिका ही होती है। जैसी उसे चीख सुनाई देती है, वो बिना एक पल गवाए दौड़ती हुई रसोई में पहुंचती है। शिल्पा का हाथ लाल हो चुका था। वो दर्द से तड़प रही थी। राधिका तुरंत नल खोलती है और शिल्पा के जले हुए हाथ पर ठंडा पानी डालने लगती है। फिर अलमारी से ट्यूब निकालकर ध्यान से लगा देती है। इसके बाद वो रसोई के कोने में जाकर घर का बना उपटन तैयार करती है और बहुत सलीके से शिल्पा के हाथ पर लगा देती है। पूरे समय राधिका एक शब्द भी नहीं बोलती। उसके चेहरे पर चिंता है, आंखों में फिक्र, लेकिन होठ बिल्कुल खामोश होते हैं। दीदी की वजह से मेरा दिल बहुत दुखा है। अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। शिल्पा राधिका के हर एक काम को नोटिस कर रही होती है। सब कुछ इतनी सावधानी से, इतने अपनापन के साथ करती है, लेकिन एक भी शब्द नहीं कहती है। शिल्पा धीरे धीरे समझने लगती है कि राधिका गुस्से में है, नाराज है, फिर भी अपना फर्ज निभा रही है। चोट लगने के कुछ दिन बाद शिल्पा के हाथ पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन उसके मन की कड़वाहट बिल्कुल कम नहीं होती। रसोई में राधिका चुपचाप खाना बना रही थी। उसका ध्यान पूरा खाने पर होता है। तभी शिल्पा रसोई में आती है। एक हाथ में पट्टी, दूसरे हाथ में बनावटी बेबसी। राधिका, जरा पानी दे देना, हाथ अभी भी बहुत जल रहा है। राधिका बिना कुछ बोले गिलास में पानी भरकर दे देती है। फिर चूल्हे की तरफ मुड़ती है। शिल्पा इधर उधर देखती है। वो धीरे से सब्जी के पास जाती है और जानबूझकर उसमें बहुत तेज मिर्च डाल देती है। फिर ऐसे बाहर चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने बैठते हैं। पहला टुकड़ा मुंह में जाते ही शकुंतला देवी खांसने लगती हैं। ये क्या बना दिया है तूने राधिका? इतनी मिर्च? तुझे समझ नहीं आता क्या? तेरे पापा जी की तबीयत खराब रहती है। पूरे घर के सामने राधिका को डांट पड़ती है। वो कुछ नहीं कहती, बस सिर झुका लेती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी। शिल्पा एक कोने में बैठी चुपचाप ये सब देखती है। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि दिखती है, लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है शिल्पा के जले हाथ में फिर से जलन बढ़ने लगती है। वो दर्द से करा उठती है। राधिका सब कुछ भूलकर तुरंत उसके पास पहुंचती है। बिना कुछ बोले पट्टी खोलती है, दवा लगाती है, हाथ का सहारा देती है। शिल्पा उसकी ओर देखती है। आंखों में कई सवाल होते हैं। राधिका अब भी एक शब्द नहीं बोलती। वो बस अपना फर्ज समझकर उसकी केयर करती रहती है। कोई चाहे जैसा भी करे, मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगी। पिछले कई दिनों से जेठानी शिल्पा सब कुछ ध्यान से देख रही। राधिका की चुप्पी, उसका बिना जवाब दिए डांट खाना और फिर भी हर बार उसकी केयर करना, ये सब शिल्पा के दिमाग में घूमता रहता है। एक दिन शिल्पा कमरे में अकेली बैठी खुद से बड़बड़ाने लगती है। इसे सब पता है कि मैं ही ये सब कर रही हूँ, फिर भी ये कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं चाहती हूँ कि ये ड्रामा करे, सबके सामने रोए चिल्लाए, लेकिन ये तो चुपचाप सबकी डांट खा लेती है और ऊपर से मेरी केयर भी करती रहती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगती है। एक दिन राधिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। राधिका सीढ़ियों से गिर जाती है। राधिका! वो भागते हुए उसे संभालने आती है, लेकिन राधिका गुस्से में हाथ खड़ा कर देती है। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर चुकी हैं, रोज रोज घर वालों की डांट मुझे सुनवाकर। शिल्पा वहीं रुक जाती है जैसे किसी ने उसे जोर का तमाचा मार दिया हो।
राधिका खुद को संभालते हुए लंगड़ाती हुई उठती है और बिना किसी सहारे के सीधे किचन में चली जाती है। वो दर्द के बावजूद फिर से घर के काम में लग जाती है। शिल्पा पीछे खड़ी ये सब देखती रह जाती है। आज तो इसने मेरी मदद लेने से भी मना कर दिया। राधिका सबको खाना देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन शिल्पा रसोई में खड़ी थी, चुपचाप किसी बर्तन में कुछ मिलाती जा रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर आकर शकुंतला देवी रुक जाती है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। शकुंतला कुछ कहती नहीं, बस वहीं खड़ी रह जाती है। उनका चेहरा सख्त हो जाता है। राधिका इसकी इतनी केयर करती है, फिर भी ये इसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। तभी तो मैं सोचूं राधिका आजकल इससे बात क्यों नहीं कर रही। लगता है उसे सब पता चल गया है। बेचारी फिर भी सबकी डांट चुपचाप सहती रही। शिल्पा को आहट होती है, वो घबराकर पलटती है, लेकिन शकुंतला बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। शाम को शकुंतला देवी दोनों बहुओं को ड्राइंग रूम में बुलाती है। बेटा, हमारी हरी भरी रसोई का खाना हम गांव के सभी बुजुर्गों को खिलाने के लिए एक भंडारा करवाने का सोच रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। हाँ बेटा, अगर तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं तेरी मदद कर दूंगी। राधिका हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देती है। नहीं मम्मी जी, बस पैर में हल्की सी मोच आई थी, अब ठीक है, मैं कर लूंगी। रात को शिल्पा बार बार खिड़की से बाहर झांकती, फिर कमरे में इधर उधर टहलने लगती। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही होती है। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, राधिका से इतना बुरा व्यवहार किया, तभी तो वो मुझसे बात नहीं कर रही। काफी देर सोचने के बाद शिल्पा हिम्मत जुटाकर राधिका के कमरे की तरफ बढ़ती है। हाथ हल्के हल्के कांप रही थी। दरवाजा खुला होता है। राधिका पलंग पर बैठी मोबाइल देख रही होती है। राधिका कोई जवाब नहीं देती, बस चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेती है। शिल्पा के दिल में चुभन सी होती है। वो आगे बढ़कर हाथ जोड़ लेती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं जानती हूँ तुम बहुत हर्ट हुई हो। अब तुम्हारी ये चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे माफ कर दो। राधिका धीरे धीरे उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो रो पड़ती है। दीदी, मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन मानती थी, आप पर पूरा भरोसा था। जब आपने मेरे साथ इतना बुरा किया और सबके सामने मुझे डांट पड़वाई, उस दिन मेरा दिल टूट गया। आपकी हर बात मुझे बहुत हर्ट करती रही। राधिका के आंसू देखकर शिल्पा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तुम सही कह रही हो, मैं जलन में अंधी हो गई थी। बस यही सोचती रही कि सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, मेरी कोई नहीं करता। उसी जलन में मैंने तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया, मुझे माफ कर दो। दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरी बड़ी बहन बनकर मेरे साथ रहें, मेरी प्रोटेक्शन करें। शिल्पा भावुक होकर राधिका को गले से लगा लेती है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन ही हूँ, लेकिन कल भंडारा है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। सब मेरी इंसल्ट कर देंगे, मैं अकेले कैसे संभालूंगी। राधिका उसकी पीठ थपथपाती है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कोई बात नहीं दीदी, मैं हूँ ना आपके साथ, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। अगले दिन घर के आंगन में दोनों बहुएं साथ खड़ी होती हैं। अब चेहरे पर कोई दूरी नहीं, बस अपनापन और मुस्कान होती है। मम्मी जी, मैं एक बात सोच रही थी, भंडारे में बुजुर्गों को अगर चादर भी दे दी जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ठंड भी बहुत है, सबको बहुत सुकून मिलेगा। अरे वाह बेटा, क्या सोच है तुम्हारी, बुजुर्गों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो बहन, आज बाजार चलते हैं, अच्छे अच्छे चादर ले आते हैं। दोनों बहुएं खिलखिलाती हुई घर से निकलती हैं। बाजार में रंग बिरंगे चादरों की दुकानें सजी थी। दोनों एक एक चादर उठाकर देखती हैं। कभी रंग पर बहस, कभी कीमत पर होती है। दीदी, ये वाली चादर तो बिल्कुल दादी जी के लिए परफेक्ट है। और ये वाली, इसे देखो कितनी सॉफ्ट है। थोड़ी देर में उनकी नजर पास के ठेले पर जाती है, जहाँ से भाप उठ रही थी। तवे पर सिकते पराठों की खुशबू पूरे माहौल को और गर्म कर देती है। दीदी, गरम गरम चाय और पराठा, चलो ना दोनों खाते हैं। दोनों ठेले के पास खड़ी हो जाती है। हाथ में कुल्हड़ की गरम चाय और प्लेट में कुरकुरा पराठा होता है। सच कहूँ बहन, सर्दियों में बहन के साथ चाय पराठा खाने का स्वाद ही अलग होता है। राधिका जोर से हंस पड़ती है। दोनों बातें करती हुई हंसती हुई चाय पराठा खत्म करती हैं और घर लौट आती हैं। दोनों बहुएं सीधे रसोई में आ जाती हैं। पहले राधिका गैस जलाती है, दोनों हाथ सेकते हैं। दीदी, आप बैठ जाओ, आप तो थक गई होंगी। इतना सारा सामान आपने ही उठा लिया। मैंने कहा भी था ना थोड़ा मुझे दे दो, लेकिन आपने दिया ही नहीं। अरे इतनी जल्दी कौन थकता है। हाँ मानती हूँ मैं थोड़ी आलसी हूँ, लेकिन कमजोर थोड़ी हूँ। चल, आज दोनों साथ में काम करेंगे
और बाजार तो तू भी मेरे साथ ही गई थी ना। राधिका मुस्कुरा देती है। दोनों एप्रन पहन लेती हैं और फिर रसोई में काम बढ़ जाता है। कढ़ाई में आलू मेथी की खुशबू फैलने लगती है। एक तरफ साग बथुआ की रोटियां सेकी जा रही होती हैं। दीदी, गुड़ की खीर मैं संभाल लेती हूँ, अब गाजर का हलवा देख लेना। ठीक है, और पालक पनीर भी साथ साथ बना लेते हैं, भंडारे में सबको पसंद आएगा। दोनों एक दूसरे की मदद करती हैं। कभी हंसते हंसते छोटी छोटी बातें करने लगती हैं। रसोई में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आती है। दरवाजे पर खड़ी शकुंतला देवी ये सब देख रही थी। दोनों बहुओं को साथ हंसते खेलते मिलजुल कर काम करते देखकर उनके चेहरे पर सुकून उतर आता है। लगता है शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तभी तो राधिका उससे खुलकर बात कर रही है, वरना राधिका तो उससे बहुत नाराज थी। थोड़ी देर बाद घर के बाहर जब बड़े बड़े बर्तन सजे होते हैं, एक तरफ भाप छोड़ती कढ़ाइयां, दूसरी तरफ रोटियां सेकने की महक। भंडारे का दिन। मोहल्ले के बुजुर्ग, पास पड़ोस के लोग, दूर के रिश्तेदार सब धीरे धीरे आने लगते हैं। आंगन में साफ चादरें बिछाई जाती हैं। सब लोग नीचे बैठने लगते हैं। पड़ोसने एक एक करके प्लेटें लगाने लगती हैं। अरे बहू, जरा यहाँ भी एक प्लेट दे देना। माँ जी, आपको आराम से बिठा देते हैं। राधिका और शिल्पा दोनों एक दूसरे की ओर देखती हैं। बिना बोले ही समझ जाती हैं कि किसे क्या करना है। एक तरफ राधिका सब्जी परोस रही थी, आलू मेथी पालक पनीर। दूसरी तरफ शिल्पा गरम गरम साग बथुआ की रोटियां बांट रही होती है। दादी जी, जरा और खीर डाल दूं? अरे बहू, आज तो पेट ही नहीं भर रहा, इतना स्वादिष्ट बना दिया है। ठंड के कारण दोनों बहू बुजुर्गों के कंधों पर हल्की हल्की चादरें भी डाल देती हैं। बेटा, खाना तो अच्छा ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तुम दोनों के चेहरे पर सच्ची सेवा दिख रही है। सब लोग खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। आंगन में हंसी बातें और संतोष का माहौल होता है। खाना खत्म होने के बाद बुजुर्ग धीरे धीरे उठने लगते हैं। एक एक करके वो दोनों बहुओं के पास आते हैं। बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही जोड़े रखे, तुम्हारे घर में कभी मनमुटाव ना आए। हमने बहुत घर देखे, लेकिन आज समझ में आया कि घर ईंट पत्थर से नहीं, बहुओं के दिल से बनता है। दोनों बहुएं झुककर पैर छूती हैं। उनकी आंखों में थकान नहीं, टेंशन होती है। पास खड़ी शकुंतला देवी ये सब देख रही थी। उनकी आंखें भर आती हैं। वो आगे बढ़ती हैं। आज मेरी दोनों बहुओं ने मेरा नाम रोशन कर दिया। लोग कहते हैं सास बहू में हमेशा टकराव होता है, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरी बहुएं घर को जोड़ने वाली हैं, तोड़ने वाली नहीं। उनकी आवाज